मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग हीरानगर गोलचू देवता के मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं। खड़े यूं हैं कि यहाँ पर मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग को लेकर महारैली पहुंची है। न्याय का देवता कहा जाता है हिंदू मजहब के मुताबिक, तो आज ये सभी हजारों आंदोलनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और आंदोलन में यही मांग हो रही है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जगह मूल निवास प्रमाण पत्र 1950 माना जाए और सशक्त भू कानून बने अन्य राज्यों की तर्ज पर, जिस तरह हिमाचल में बना है, जिस तरह महाराष्ट्र में बना है। 371A की मांग करते हुए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। और ये देखिए, भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड की बैनर तले ये इस तरह से है। तो चलिए अब मैं आपको मंच का है, मंच ये देखिए, निवेदन है कि जितने भी हमारे यहाँ पे क्रांतिकारी साथी खड़े हैं, सब लोग गली की ओर फैल जाइए, क्योंकि इतना मंदिर प्रांगण के अंदर स्थान नहीं है कि आप सब लोग आ सकें। गोलचू देवता के भी हमारे क्रांतिकारी यहाँ पर है और ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कि ये सारी तस्वीरें दिखाऊं। सभी से अनुरोध है, गली में आगे की तरफ जाएं, सड़क पर आगे की तरफ जाएं। सभी से अनुरोध है, सड़क पर आगे की तरफ जाएं। मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय पार्टी ने हमें बोला कि तुम प्रवासी हो, हमें आगे निवासी है, हम अपना अधिकार मांगते हैं। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बोल पारी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पारी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। तो ये आप इस तरह से देखें कि गोलचू देवता के मंदिर में आंदोलनकारी पहुंचे हैं, और वो सिर्फ पहुंचे ही नहीं हैं, देखें इस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और न्याय का देवता माना जाता है हिंदू मजहब में गोलचू देवता को, और आज इसीलिए यहाँ पर ये सारे लोग पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें भी आप सीधी देख रहे हैं। इस प्रकार से जो वाद्य यंत्र पहाड़ों के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि भू कानून और मूल निवास
1950 की मांग करते हैं। मेरे साथ कुछ साथी हैं, उनसे बात करता हूं। क्या नाम है आपका? दीपांशु नाम है मेरा। दीपांशु भाई, क्यों चाहते हैं भू कानून और स्थायी निवास प्रमाण पत्र में प्रॉब्लम कहाँ है जो मूल निवास प्रमाण पत्र की बात की जा रही है? सबसे जो बड़ी चीज़ है यहाँ पर ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये कहती है कि पहाड़ जो इस वक्त है वो बिल्कुल खाली होता जा रहा है। और खाली होने में क्या था, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूँ। मान लो मेरी एक छोटी सी ज़मीन है, लेकिन पहाड़ जो है समृद्ध नहीं है धन से, पहाड़ समृद्ध नहीं है शिक्षा से, तो इस कारण से वो क्या करता है, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं और बाहर का कोई भी आदमी आके उस ज़मीन को ले लेता है। आना चाहिए, देखिए जब आएगा तभी तो हम मल्टी कल्चर की बात कर पाएंगे, मल्टी लैंग्वेजेस की बात कर पाएंगे, मल्टी स्किल्स की बात कर पाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि जब पूरा जो पहाड़ है और के हवाले हो जाएगा तो परेशानियां होनी शुरू होंगी। जैसे कि अभी पहाड़ों में आपने देखा होगा कि रिसोर्ट का जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है, रिसोर्ट बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन वो क्या रहा है कि मान लो जिस पहाड़ के व्यक्ति ने ज़मीन बेची, उसी पहाड़ के व्यक्ति को उसी रिसोर्ट में नौकर बन के काम चलाना पड़ता है। तो ये जो ज़रूरत है, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये पहाड़ के लिए ज़रूरी है। इसीलिए मूल निवास ज़रूरी है, इसीलिए मूल निवास 1950 ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें आप, दीपांशु पगडंडी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं और मैं यहाँ पर बात कर रहा था। मेरे साथ कुछ और साथी भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। एक ही नारा, एक ही आस, हमें चाहिए मूल निवास। क्या नाम है, क्यों आज खड़े हैं गोलचू देवता के मंदिर में? जी, मेरा नाम हर्षित शर्मा है, मैं हल्द्वानी का निवासी हूँ। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, विडम्बना है कि आज 30 वर्ष हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए और आज हमारे पास सशक्त भू कानून नहीं है, एक मूल निवास नहीं है, जिसकी हमें सख्त आवश्यकता है। हमारे प्रदेश का युवा बाहर जाके नौकरियां कर रहा है, प्रदेश में बाहरी राज्यों के युवाओं को तरजीह दी जा रही है और हमारा युवा बहुत सफर कर रहा है। हम चाहते हैं सशक्त भू कानून एक प्रदेश में लागू हो, एक मूल निवास भी हमारा आस है कि ये लागू हो, क्योंकि जब तक मूल निवास नहीं होगा भू कानून का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्योंकि ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आज एक पहाड़ी राज्य को बने 23 साल हो गए, जिस वजह से राज्य को बनाने की कल्पना की गई थी कि पहाड़ी राज्यों में पहाड़ियों को तरजीह मिलेगी। आज हम तो चलिए, कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे बात करता हूं। जी हाँ, हमारा राज्य, हमारे अधिकार, भू कानून, मूल निवास 1950 संघर्ष समिति चौखुटिया से आए हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा भुवन कठायत पूर्व सैनिक। भुवन कठायत पूर्व सैनिक है भुवन कठायत। तो क्यों चाहते हैं साहब, ये बताइए आप। साहब अब एक्चुअली में क्यों चाहते हैं, चाहते तो सभी हैं, चाहते आप भी हैं, चाहते जो कुर्सी में बैठे वो भी चाहते हैं कि भू कानून हो, मूल निवास हो, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? दिल्ली से आ जाएगा डंडा। तो बताओ मेरे को, कौन नहीं चाहता है? सिर्फ डर बहती है इन लोगों के दिलों में, डर कि अगर मैंने बोल दिया मेरे को विधायक का टिकट नहीं मिलेगा, अगर मैंने बोल दिया मेरी मंत्री की सीट वो चली जाएगी। बड़ी सच्ची बात कर रहे हैं आप। जमीन की बात करता हूँ साहब, जमीन की मैंने बोल दिया तो मुख्यमंत्री, 1 सेकंड नहीं लगेगा मुख्यमंत्री को हटने में, 1 सेकंड। अगर दम है तो बोल के दिखाओ। और चाहते सब है और जानते भी सब है। 1 सेकंड नहीं लगेगा मुख्यमंत्री को हटने में, दिल्ली से डंडा आ जाएगा। 1 सेकंड अगर बोल दे कि भू कानून मूल निवास, सख्त भू कानून मूल निवास, क्यों? ये रिमोट इनके जो है दिल्ली में है, चाहे कोई भी सरकार है। मैं सत्य वाली बात कहता हूँ। और जानते, कौन नहीं जानता बताओ ना, किसको नहीं चाहिए? मेरे को बोल के बोले कोई, मेरे को नहीं चाहिए भू कानून, मेरे को नहीं चाहिए मूल निवास, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को नहीं। यही हमारे दरोगा साहब है, दरोगा साहब से ही पूछ लो क्या आपको नहीं चाहिए, आपके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए? सर बताइए, चाहिए नहीं चाहिए? तो किसको नहीं चाहिए? सिर्फ डर बैठी है, डर। और बीजेपी का एक फंडा और कि पन्ना पर बांध दो इनको खूंटे से कि कहीं जाए ना। बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, ये यही है। हमारे शहीदों ने हमारे राज्य का क्या राज इसीलिए बनाया था। अभी तो राज्य में भी, केंद्र में भी बीजेपी है, तो अभी तो वो विपक्ष में है कांग्रेस। लेकिन जब तक केंद्र से नहीं इनको मिलेगा आदेश, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये है तो हमारे मुख्यमंत्री हमारा पहाड़ी है, विधायक सब हमारे पहाड़ी हैं, और ये तो इनके लिए भी हम पनिशमेंट मांग रहे हैं, इनके लिए नहीं मांग रहे हैं। आज पहले 40 पहाड़ों में सीट थी, उसमें से 6 सीटें कम हुई, तो 6 विधायक कम हुए। पहाड़ों में 60 करोड़ रुपया कम आया। जो एक ग्राम प्रधान बनने के नहीं रखते थे हैसियत, वो विधायक, और ऐसी सीटें कम होती रही तो ये तो पहाड़ों में कुछ रहेगा ही नहीं। ये बड़ा सवाल है जो आपने उठाया मेरे साथ बात करने के लिए कि जबी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीला बोरा है। ठंड हो रही है, घर में बैठती, लेकिन आंदोलन के लिए सड़क पर आ गई। मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ। राज्य आंदोलनकारी, अरे वाह। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हूँ मैं। राज्य लेने के लिए भी सड़क, और अब भू कानून लेने के लिए भी सड़क। और परिवहन में मैं मृत आश्रित की नौकरी में थी। हाँ। हूँ अभी मेरे 6 महीने कुल रिटायरमेंट के रह गए। हमारा परिवहन में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है।
20 साल हो गए परिवहन की स्थापना करे हुए उत्तराखंड सरकार में, लेकिन हमारी अपने पहाड़ के लिए कोई गाड़ियां नहीं है, सिर्फ अनुबंधित गाड़ियां हैं। अनुबंधित गाड़ियों में हमारे जो मुख्यालय में है दीपक जैन बैठे हुए हैं, प्रशासन उनके पास है, संचालन उनके पास है, तकनीकी उनके पास है, यूपी के हैं वो, और उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है। हमारे ऑडिट रिपोर्ट में आया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा जो मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट की जांच करवाई है, मेरे ऊपर डंडा कर रहे हैं, आरोप पत्र मुझे लगाया जा रहा है। मैं नैनीताल में तैनात हूँ, नैनीताल से 6 महीने में 3 बार मेरा ट्रांसफर कर दिया है इन्होंने मारा। मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मंडली प्रबंधक पूजा जोशी है और वो डायरेक्ट ARM से आई है, उसको RM की पदवी दे रखी है, उसने तानाशाही कर रखी है और हिटलर शाही कर रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, ये उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी हैं, विषय से अलग बात कर रही थी, लेकिन उनको जगह इसीलिए दी है कि देखिए वो सीनियर हैं, उनका दर्द है, उनकी तकलीफ है। उत्तराखंड में वो एक मृतक आश्रित हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कितनी दिक्कतें हैं, इसीलिए मैंने उनको बोलने दिया। तो खैर, चारू तिवारी जो कि सीनियर पत्रकार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आगे की सभा को सुनेंगे। मेरा सबसे निवेदन है, प्लीज हम जमीन पर बैठते हैं। धन्यवाद। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। अरे जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। अरे जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। अरे क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। अरे वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। अरे वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। अरे जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है। अरे जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। अरे चोर आकर बेजग हिमालय लूटते रहे, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे। अरे चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे। अरे बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे, बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे। अरे बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे, बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे। अरे चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है, चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है। अरे चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है, चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे। अरे चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे। अरे चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे। बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे, बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे। अरे बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे, बूढ़े असहाय गाँव पीछे छूटते रहे। अरे चोरों को ललकारने की हिम्मत तो दिखाई है, चोरों को ललकारने की हिम्मत तो दिखाई है। सत्ता को दिखाने की हिम्मत तो जुटाई है, सत्ता को दिखाने की हिम्मत तो जुटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मसाल तो
लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। इस तरह के नगमे, इस तरह के नज़में यहाँ पर गाई जा रही हैं। बागी और इनकलाबी नज़में हैं, इनको कहा जाता है। अमूमन सत्ता सरकार के खिलाफ ही इस तरह की चीजें गाई जाती हैं। और आप चाहे हम ले सको, चाहे तुम ले सको, चाहे हम ले सको, चाहे तुम ले सको, मगर कोई न कोई तो लालो ये दुनिया दुनी में, मगर कोई न कोई तो लालो ये दुनिया दुनी में। विदिन हम नहीं हो लेकिन जाता एक दिन तो आलो ये दुनिया दुनी में, हो जाता एक दिन तो आलो ये दुनिया दुनी में, हो जाता एक दिन तो आलो। अरे वो सुमित्रानंदन उसका यार रामधारी सिंह दिनकर जागा उत्तराखंड सौ बचाना वक्त है ये, बोल तेरा बना चलो सीनियर लोग हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। ओपीदा मेरे साथ हैं। ओपीदा, गोलचू देवता के मंदिर में आज न्याय के लिए सारे लोग आए हैं। महारैली देहरादून से होती हुई अब हल्द्वानी आ गई है। क्यों जरूरी है मूल निवास और क्यों जरूरी है भू कानून? धन्यवाद। पिछले 22-23 सालों में इस राज्य में जो भी सरकारें हैं उन्होंने यहाँ की जनता के साथ न्याय नहीं किया। और राज्य का जो निर्माण हुआ था वो रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और पहाड़ की जो जमीनें बिक रही थी, पहाड़ पे जो पलायन हो रहा था, उसको कहीं न कहीं उसी को मूल मुद्दे में लेकर राज्य आंदोलन की शुरुआत हुई और सरकारें बनी। लेकिन वो जो मूल मुद्दे थे राज्य बनाने के या बनाए जाने के, वो कहीं न कहीं नेपथ्य में चले गए। लोगों का गुस्सा है। पिछले महीने देहरादून की रैली और इस महीने हल्द्वानी की रैली ये साबित करती है कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है और ये स्वतः स्फूर्त लोग सड़कों पर निकल आए हैं। लोगों के बच्चे बेरोजगार हैं। आप यूनिवर्सिटियां खोलते रहिए, लेकिन उनमें जो रोजगार की स्थितियां हैं वो सर्वविदित हैं। और जो रोजगार मिले भी हैं उनमें समय समय पर, तो चाहे भाजपा की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार है, उसमें घोटाले सामने आए हैं। और यहाँ का जो आम जनमानस है वो छला हुआ महसूस कर रहा है और उसी की परिणति है कि धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। और कब तक ना आए ये दिख रहा है और इस ओर सरकारों को सोचना होगा। आने वाले समय में ये पर्वतीय और बाहरी मूल की लड़ाई के रूप में न ले लें, जैसे आसाम में, मणिपुर में हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार चेते और सरकार में बैठे हुए लोग जनता की मूल भावनाओं को समझें और ये समझें कि ये राज्य जिस उद्देश्य के साथ बना था उसके साथ वो जो है न्याय कर सकें। और यही शायद लोग चाहते हैं, इसीलिए ये भीड़ जुटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओपीदा मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, आंदोलनकारी भी हैं और सीनियर पत्रकार भी हैं जो कि अपनी बात रख रहे थे। अनिल कारगी मेरे साथ हैं जो कि नैनीताल से आए हैं, लेखक हैं, शायर हैं, अफसान निगार हैं, कवि हैं। और आज वो मूल निवास और भू कानून की जो महारैली है, आज उसमें वो समर्थन भी कर रहे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं। सभ्यता के नियम तो कहते हैं कि लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो मांग की जा रही है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। अनिल कारगी साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है और मेरी ये खुशनसीबी है मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। अनिल कारगी साहब, किस तरह देखते हैं इस मांग को और आज समर्थन भी आप कर रहे हैं? ये जो मूल निवास और भू कानून का मुद्दा है, दरअसल ये अपने संसाधनों पर एक खास किस्म की हकदारी का मुद्दा है। और ये मुद्दा हमारे युवाओं के लिए और नई पीढ़ी का मुद्दा है। इसको यही लोग तय करेंगे। इनकी लीडरशिप भी इन्हीं के हाथ में है। इसे कहाँ ले जाना है, किस तरह से ले जाना है,
और क्या ये जो आपने पहली बार कहा कि प्रवासन तो इंसान का खून में होता है, एक जगह से दूसरी सभ्यता के नियम भी हैं, ये लोग इधर से उधर जाते ही हैं, बिल्कुल, और जहाँ जाते हैं वो अपना हक चाहते हैं, फिर वहाँ पर जाकर बात को इस तरह से समझना होगा कि सभ्यता का नियम जरूर एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता की तरफ जाना होता है, या एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ मिक्सअप होना होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपके संसाधनों के आपके संसाधनों की जब खुली लूट होने लगती है तो स्थानीय लोग या क्षेत्रीय लोग अपने तरह से लड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये जो पूरा कानून का मसला है, ये पूरा उसी तरह का मसला है जो अपने संसाधनों के अंधाधुंध लूट और खसोट को लेकर के लोग बाग लड़ रहे हैं। सरकार की पॉलिसी को कितना जिम्मेदार मानते हैं? लोग पलायन भी कर रहे हैं और उसके बाद नतीजा ये होता है रोजगार न होने की बुनियाद पर लोग अपनी जमीनें बेचते हैं, वहाँ रिसोर्ट बनता है, वहीं नौकर बन जाते हैं। देखिए, पूर्व से सरकारों का रवैया, यहाँ का जो ब्लूप्रिंट है आम जनता का, यहाँ के जिस तरह के संसाधन है और जिस तरह के यहाँ का भूगोल है, उस तरह से यहाँ की शिक्षा नहीं है जो यहाँ के शिक्षा में इनबिल्ड होना चाहिए था। यहाँ के सरकारों के राज्य बनने के साथ ही सरकारों के पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए था। खेती, किसानी, बागवानी और तमाम तरह के सारे, जैसा कि हिमाचल में शुरू हुआ था, उसी तरह के मुद्दे इन सब लोगों के हैं और हम इन मुद्दों के साथ उत्तराखंड के निवासी होने के नाते इन मुद्दों के साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो अनिल कार्की से हम लोग बात कर रहे थे, नैनीताल से तशरीफ लेकर आए हैं और वो लेखक भी हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो इस आंदोलन में सिर्फ नौजवान ही नहीं है बल्कि जबरदस्त इल्म रखने वाले लोग भी आज इस पे शामिल हैं। ओपी दा उसमें से एक है और अनिल कार्की भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लेखक भी हैं, अफसान निगार भी हैं और कवि भी हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी है। मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात की थी। स्वराज सेवा दल से हैं, आपका भी समर्थन है इस पूरे मूवमेंट को। क्या नाम है आपका? मैं सुनीता भट्ट, स्वराज सेवा दल कुमाऊं मंडल अध्यक्ष। ठीक है सुनीता, क्यों होना चाहिए आपके नजरिए से भू कानून और मूल निवास 1950? सर, दिन प्रतिदिन जो बिक्री का माहौल चल रहा है, बिक्रियां जो जमीन की दिन प्रतिदिन चलती जा रही है, इसके लिए भू कानून का लाना अति आवश्यक है। भू कानून का लाना अति आवश्यक। थोड़ा जोर से बोलेंगे। दिन प्रतिदिन जो क्या कहते हैं खेल फरोख्त चल रहा है हमारा उत्तराखंड को बेचने का, कभी इंडस्ट्री के नाम पर बेचा जाता है, कभी बागवानी के नाम पर बेचा जाता है, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर बेचा जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान ने प्रत्येक राज्य को ये अधिकार दिया था कि वो अपने अपने राज्य के लिए अनेक प्रकार के कानूनों का निर्माण करें। उन अनेक राज्यों ने अपने कानूनों का निर्माण किया, लेकिन उत्तराखंड राज्य हमारा पीछे रहा। अभी भी यूपी के ही कानून यहाँ चल रहे हैं। जी, यूपी जेड आ रहे, हम लोग अपने कानून नहीं बना पाए। कुमाऊं का हमारा एक कानून था, एक्ट था, वो इन लोगों ने समाप्त कर दिया गया, इनके द्वारा समाप्त किया गया। माननीय एनडी तिवारी जी द्वारा 5 वर्ग खरीदने की परमिशन दी गई थी, उसके बाद खंडूरी जी ने उसको 2.5 कर दिया था, 250 वर्ग खरीदने का कर दिया गया था। जब 2018 में हमारे वहाँ संशोधन हुआ था, 2018 में संशोधन के समय पर सिर्फ नगर पालिका, पंचायत और ग्राम पंचायत में सिर्फ खरीद फरोख्त का ये कार्य लागू किया गया था। परंतु उसके बाद क्या किया, माननीय हमारे जो प्रेजेंट के सीएम साहब हैं, सीएम साहब ने तो उनका पूरा रास्ता ही साफ कर दिया, जो थोड़ी बहुत बंदिशें थी वो भी समाप्त कर दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। सब लोग त्रिवेंद्र जी को कोस रहे हैं। उस समय जो भू कानून बना, उनकी अपनी जरूरतें रही होंगी, क्योंकि निवेश के सवाल थे। बाहर से लोग यहाँ पर निवेश करेंगे, रोजगार देंगे, टैक्स वगैरह भी आएगा, प्रोडक्शन यहाँ पर होगा, उस समय की जरूरतें थी। लेकिन बीजेपी सरकार को ही यहाँ पर कोसा जा रहा है और उन्हीं से मांग यहाँ पर की जा रही है कि सशक्त भू कानून बने। गोलचू देवता के मंदिर में न्याय की आस लिए आज ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अब अलग अलग तर्कों से अपनी बात को रख रहे हैं। तो साथियों, हमने ये तीसरी लाइव कवरेज आपको दिखाई और ये देखिए गोलचू देवता के मंदिर के बाहर का नजारा एक बार और आपको हम पूरा कंप्लीट यहाँ से दिखाते हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष हैं पीसी तिवारी, जो कि उत्तराखंड के ये रखिए क्या मैं कुछ कर रखा है, कुछ भी कर रखा है।
लेकिन भू कानून चाहिए है, पीऊं ना पीऊं। तो ये देखिए हमारे चाचा हैं और हम उनको कभी कभी चाचा कहते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है लगा लिया उन्होंने। तो चलिए पीसी तिवारी बात कर रहे हैं। और साथियों, जब राज्य बना, जल जंगल जमीन के हमारे सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए, वन पंचायतों से हमारे अधिकार खत्म कर दिए गए। यहाँ पर नौकरशाहों का, भ्रष्ट राजनेताओं का, पूंजीपतियों का, माफियाओं का गठजोड़ हुआ। सरकार किसी की भी हो, जिसकी भी सरकार थी, उसने हमारे समाज को कमजोर किया, गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाया, बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया और पूरे पहाड़ की जमीनों को, उत्तराखंड की जमीनों को लूटा। और आज हालत यह है कि उत्तराखंड के गांव खाली हो चुके हैं। आज हालत यह है कि सारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। हम जब मूल निवास कहते हैं तो हमारा मतलब है हिमालय में रहने वाले वो लोग जो हिमालय को समझते हैं, जिन लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया, जिन लोगों ने रैली से पूरी दुनिया को पर्यावरण का संदेश दिया, आज वही गांव हमारे खाली हो गए हैं। कौन है जिम्मेदार? अगर हम जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए हम सही लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसके लिए कोई न कोई जिम्मेदार था और कोई न कोई इसका शिकार था। शिकार हम लोग थे और इसका जिम्मेदार कौन था? वो दिल्ली की कठपुतली सरकारें थी जो आज सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं। जब सशक्त भू कानून की बात करते हैं तो पहला काम है त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बनाए गए कानून को तुरंत बर्खास्त करो। वो हमारी पहली शर्त है। दूसरी शर्त है हिमालय के राज्य के संरक्षण के लिए पूर्वोत्तर की तरह 371 लागू करो। जिन लोगों को, जिन नौकरशाहों को, जिस रामदेव को, जिस जैसा को आपने पहाड़ में जमीनें दी हैं, उनकी जमीनें जब्त करो और उसके बाद पहाड़ में बंदोबस्ती करो, श्वेत पत्र जारी करो। कौन जिलाधिकारी, कौन सा नेता, कौन सा अधिकारी मिलजुल कर उन्हें पहाड़ की जमीनों पर कब्जा किया है? हमारी लड़ाई किसी मैदान वाले से नहीं है, किसी गरीब से नहीं है, किसी किसान से नहीं है। हमारी लड़ाई है जिन लोगों ने उत्तराखंड को संवारना था, उसके दुश्मन से लोहा लेना था, वही हमारे बिके हुए लोग थे। इसलिए मित्रों, बिना राजनीतिक परिवर्तन के कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ नैनीशाल है, डाडा काडा है और धामी जी ने कहा अब जमीन देंगे तो पहले पता करेंगे। दिल्ली का एक अधिकारी अल्मोड़ा में, डाडा काडा में करोड़ों अरबों रुपए की जमीन लेकर बैठा है, तमाम मुकदमे कर रहा है। उस तरह उसको बुलडोजर नहीं चलता, बुलडोजर चलता है गरीब के यहाँ, हमारे तमाम इलाकों में। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई है। इस राजनीतिक लड़ाई में उत्तराखंड की अस्मिता, उत्तराखंड के नौजवानों की अस्मिता, उत्तराखंड के रोजगार, उत्तराखंड के संसाधन पर हमें अधिकार चाहिए। और इसलिए साथियों, आप सबके आभारी हैं। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब। विकासखंड उत्तराखंड से मदन सिंह मोनिया जी, महेंद्र दानिया जी, दिनेश गोस्वामी, दीपक सिंह रेवाड़ी, राम प्रधान, मनोज संबल छात्र संघ से हरीश पंड्या, हरीश आर्य, वीरेंद्र मोनिया जी, करण मेवाड़ी जी, दिनेश जोशी जी, प्रेम मोनिया, किशोर रावत, राहुल रावत, लक्ष्मण सिंह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रैली में शामिल होने के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं आपसे, क्रांति जी हैं हमारे बीच में, वरिष्ठ आंदोलनकारी क्रांति कुपरेती जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा को मंच पर आए और दो शब्द संक्षेप में। आइए क्रांति भाई। समन्वय समिति के तत्वावधान में आयोजित इस मंच पर मौजूद बहुत ही सम्मानित तो साथियों, मूल निवास और भू कानून, मूल निवास 1950 और भू कानून, सशक्त भू कानून की मांग लिए आज हल्द्वानी में महारैली बुद्ध पार्क से होती हुई हीरानगर उत्थान मंच के बिल्कुल करीब
गुलचू देवता के मंदिर में आज यहाँ पर उनके प्रांगण में यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी वही मांग हो रही है। लोगों ने भी अंदर पूजा अर्चना की है और यहाँ पर न्याय की अर्जी भी कहते हैं जिसको, न्याय की अर्जी भी जिसको कहते हैं वो लगाई है। और बाकी सबकी बातें मैंने आपको सुनवाई है, हर एंगल से सुनवाई है, हर सवाल किया है, यहाँ से लेकर अन्य राज्यों तक के भी सवाल किए हैं। बाकी मेरे साथ शैलेंद्र दानू हैं। शैलेंद्र दानू से बात नहीं हो पाई। शैलेंद्र दानू खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। आप उन शुरुआती लोगों में से हो जिन्होंने सबसे पहले मांग हल्द्वानी में उठाई थी और हमें ऐसा यकायक लगा था कि ये मांग कहाँ से आई। आज वो मामला मतलब पूरे प्रदेश में उछल रहा है और जो आपने दर्जन भर युवाओं ने कभी हल्द्वानी में उठाई थी, आज वो हजारों लोग सड़कों तक हैं। क्या चाहते हैं? क्यों हो मूल निवास 1950 और क्यों हो भू कानून सशक्त? दादा, जैसे कि आपने कहा कि एक यकायक हमने ये मांग देखो, कहीं ना कहीं मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ था ये मांग कहाँ से आई। जागरूकता की कमी हमें भी थी, हमारे लोगों में थी। जो पूरे देश में भैया मूल निवास 1950 है, पूरे देश में है। उसमें मूल निवास 1950 का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति, जब संविधान हमारा बना, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भी रह रहा था पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, जो जहाँ रह रहा था वो वहाँ का स्थायी निवासी हो गया। तो पूरे देश में स्थायी निवासी ये मूल निवास है। तो केवल एक उत्तराखंड के साथ ये दोगलापन, उनके साथ ये क्यों बाहर उनको किया गया इस चीज से? ये कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस की कमी थी या हमारे नेताओं की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी। जिम्मेदारी उनको दी है सवाल करने की विधानसभा में उनको दी गई। बाहर से जो अधिकारी आए, मूल निवास पहले बनता था, पॉलिसी तो सरकारी बनाएगी। हाँ, पहले मूल निवास बना करता था, लेकिन ऐसा है कि हमारे कहीं आवश्यकता ही नहीं थी और धीरे धीरे जो बाहर से अधिकारी यहाँ आते गए, उन्हें जियो से गायब भी कर दिया मूल निवास। और राज्यों में अगर आप जाएंगे तो जो व्यक्ति क्या कहते हैं, अपने अभी मैं परसों ब्लड बैंक गया था, तो वहाँ मुझे बताया नर्सिंग वालों ने कि वो राजस्थान में भर्ती देने गए। तो राजस्थान में जब नर्सिंग की भर्ती आई तो वहाँ पे उनसे कहा कि 50 साल का रिकॉर्ड दिखाओ कि आप 50 साल से यहाँ पे रह रहे हो। तो वो और जो समूह की जो भर्तियाँ होती है वो केवल उस राज्य का मूल निवासी भर सकता है। लेकिन हमारे वहाँ क्या है व्यक्ति कि वो दूसरे राज्य का मूल निवासी और हमारे यहाँ का स्थायी निवासी है, वो वहाँ के राज्य के लाभ भी उठा रहा है और यहाँ की भी उठा रहा है। लेकिन हमारा व्यक्ति कहीं ना कहीं इसमें पीछे हट जा रहा है। और अभी राजस्थान से 600 लोग एम्स ऋषिकेश में लगाती है, एक ही परिवार के 5-5 लोग लगाती है। यार हमारे ये उत्तराखंड में भाई बहन कितने लोग हैं, वो भी तो नर्सिंग का कोर्स करके, और वो रोज 6 लाख राज्य के लोगों का। वो मुझे फोन करते हैं, भैया मेरी कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जॉब लगा दो, नर्सिंग की जॉब लगा दो। 5-6-7 हज़ार की जॉब वो कर रहे हैं और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो पक्के में और इन चीजों में होते जा रहे हैं। अभी ये श्रीनगर में जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ पे भी ये मामला आया है। ऐसे कितने मामले होंगे जो हमें पता नहीं है। लगातार यहाँ पे सचिवालय में भी देखो 75% लोग बाहर के हैं। नीति निर्धारित करने वाले जो बाहर के लोग हैं, तो वो उत्तराखंड के हित में कैसे समझ? जब वो यहाँ रहता ही नहीं है तो वो यहाँ नमी और आर्द्रता को पहचान कैसे कर सकता है? ऐसी लड़ाई इसी चीज की है भैया कि मूल निवास इसलिए जरूरी है कि अपनी संस्कृति, अपना कल्चर भी बचे रहे। मतलब बाहरी आ रहे हैं और उन्मुक्त उड़ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। देखो अतिथियों का तो हमने स्वागत करा, स्वागत है, वो आए हमारे यहाँ, स्वागत है, जैसे मेहमान बतौर रहे हैं। और लेकिन जो स्थायी निवासी हम ऐसा भी नहीं कहते कि उनको हटाया जा रहा है। जो स्थायी निवासी है वो स्थायी निवासी भी है यहाँ के, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम वो है। लेकिन जो मूल निवासी है, मूल निवासी को हक की बात कर रहे हैं, जो उनका प्राथमिक हक होता है और राज्यों की तरफ वो उनका प्राथमिक हक दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। शैलेंद्र दानू से बात कर रहे थे। शैलेंद्र दानू उन लोगों में से एक हैं जो हल्द्वानी में शुरुआती दौर में जिन लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। और जिस समय ये पहले दिन जब ये आंदोलन हुआ तो मैं भी थोड़ा सोचे पड़ गया था कि आखिर यकायक एकदम से ये मांग कहां से आई। तो उनका कहना है कि देखिए, लीडरशिप क्यों चुनी जाती है, विधायक क्यों चुने जाते हैं, विधानसभा क्यों होती है, सचिवालयों में अधिकारी क्यों बनते हैं पॉलिसी बनाने के लिए। जब पॉलिसी बनाई नहीं तो नौजवानों को तो आगे आना ही होगा, और वो अपनी भी जागरूकता की कमी इस बात को मानते हैं। तो साथियों, हम ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और सिर्फ एक ही काम हमारा है, सबसे सवाल करना जो मौजूदा परिदृश्य है। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी? हमारी आप लाइव से जुड़ें, आप हमारा पेज को फॉलो करें। जिन्होंने पेज फॉलो कर लिया है उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है वो सी फर्स्ट के साथ हमारा पेज फॉलो करें। और जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है पेज फॉलो करने में, वो अपने फ्रेंड से फॉलो भी करा लें। आप ये ना समझें आप तक हमारी खबरें पहुंच रही हैं तो फॉलो भी हुआ है, क्योंकि ऑटो इंटेलिजेंस के चलते खबरें पहुंचती हैं, लेकिन सारी खबरें नहीं पहुंच सकती। सारी खबरें तभी पहुंचती हैं जब पेज फॉलो हो। इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल खबर 7 KHABER खबर स्पेस SEVEN 7 खबर 7 YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और ये सारी खबरें वहां पर देखें। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।